बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉबिन्सन क्रूसो पार्ट 3। अचानक बिजली चमकने और बादल गरजने लगे। मैंने फ्राइडे से पूछा, क्या बाहर बादल छाए हुए थे? हाँ मास्टर, उसने जवाब दिया। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसे खुश देखकर मेरे दिल का बोझ भी उतर गया। वैसे भी मैं इतना रोया था कि अब सब्र आ चुका था। मौसम एकदम सर्द हो गया। समंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। जाने तोते को क्या हुआ कि मुसलसल टैं करने लगा। मैंने उसे पकड़कर पिंजरे में बंद किया और खामोश करा दिया। कुत्ता मुंह ऊंचा करके कुछ सूंघता हुआ भौंक रहा था। उसे भी सख्ती से डांटा तो वो चुप हो गया। बादल पहले से भी ज़्यादा कड़ाके के साथ गरजा और बारिश शुरू हो गई। फ्राइडे ने लकड़ी की दीवार के सुराख से आंख लगाकर बाहर देखा और बोला, मास्टर, बड़ी तेज़ हवा चल रही है। इसके टूटे हुए अल्फाज में परेशानी छुपी हुई थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि इस जजीरे में ऐसी हवाएं चलती रहती हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई और इसकी बुछाड़ केबन की लकड़ी की दीवारों पर शोर के साथ पड़ रही थी। केबन की छत मैंने दरख्त की शाखों और लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाई थी। इस पर भी बारिश तेज़ी से गिर रही थी। मैं इस किस्म की बारिशों का आदी हो चुका था। फ्राइडे के लिए भी ऐसी बारिशें आम थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुद मैंने महसूस किया कि बारिश पहली बारिशों से बहुत मुख्तलिफ हो गई है। जो रात हो रही थी, हवा की तंदी और तेज़ी में इजाफा हो रहा था। समंदर में भी जैसे तूफान आ गया था। लहरें चट्टानों से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। फ्राइडे ने लकड़ी की प्लेट में बकरी के गोश्त के टुकड़े रखे और प्लेट मेरे आगे कर दी। मैंने कुछ टुकड़े खाए और फिर अपने घुटने पर मछली के तेल की मालिश करने लगा। जब शार्क मछली ने कश्ती उल्टा दी थी तो मेरे घुटने में चोट लग गई थी और दर्द होता रहता था। केबन के अंदर हवा के तेज़ झोंके चूल्हे की आग को भड़का रहे थे। फ्राइडे ने चूल्हे के आगे पत्थर की सिल रख दी कि शोले फैलकर केबन को ही आग न लगा दें। हवा की तेज़ी और ज़ोर में इजाफा होता चला जा रहा था। घने ऊंचे दरख्तों के झूलने की आवाज़ें आ रही थीं। बादल ऐसे गरजते थे जैसे आसमान फटने वाला है। बिजली यूं चमकती कि आंखें चुंधियाने लगती थीं। बारिश गोया अब आबशार की तरह गिर रही थी। थोड़ी देर के बाद केबन की छत टपकने लगी। फ्राइडे ने लकड़ी की एक कपची लेकर अंदर से छत में इस जगह गाड़ दी जहां से वो टपक रही थी। यूं छत टपकनी बंद हो गई। मुसीबत उस वक़्त आई जब हवा में ऐसी कुव्वत और तेज़ी पैदा हो गई कि केबन को जैसे थप्पड़ मारने लगी। शदीद तूफ़ान आ चुका था। हमारा केबन एक तरफ से चट्टान में फंसा हुआ था, इसलिए इसके टूटने का ख़तरा तो नहीं था, लेकिन ये ख़तरा ज़रूर था कि तूफ़ानी हवा कहीं केबन को ही उड़ा न ले जाए, क्योंकि दीवारों की बुनियादें ज़मीन में गहरी नहीं थीं। अभी ये ख़यालात मेरे दिल में ही पैदा हो रहे थे कि तूफ़ानी हवाओं के टकराव से अचानक लकड़ी की एक दीवार कुछ ऊपर उठ गई। जल्दी से उठकर मैंने तख्तपोश को उठाकर दरख्त की एक टूटी हुई शाख दीवार के साथ इस तरह लगाई कि हवा का सारा जोर अब दीवार की बजाय इस पर पड़े। तूफ़ान बड़े ज़ोर का था। यूँ लगता था कि जैसे सारा जजीरा हिल रहा है। दरख्तों के जड़ से उखड़ने और गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। समंदर की लहरों का शोर बता रहा था कि समंदर जजीरे के अंदर फैल रहा है। फिर एक नए खौफ ने मुझे परेशान कर दिया। हमारे केबन की छत के पास ही एक बड़ा भारी घना दरख्त था। ये डर पैदा हो गया कि कहीं वो दरख्त टूटकर छत पर ना गिरे। ऐसी सूरत में केबन का टुकड़े टुकड़े हो जाना लाजमी था। हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में थी। मैंने फ्राइडे को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन चूल्हे में जलने वाली आग बुझा दे। उसने फ़ौरन आग बुझा दी। मैं बाहर निकला, रस्सी की सीढ़ी पर चढ़कर दीवार के ऊपर गया और उस दरख्त को देखा जो किसी पागल की तरह तेज़ तूफ़ानी हवाओं में झोल रहा था। दरख्त बहुत मजबूत और बड़ा था। बज़ाहिर इसके टूटने का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। हमारी ज़िंदगियां खुदा के रहमो करम पर थी, क्योंकि दरख्त टूटकर छत पर गिरता तो हम उसे रोक नहीं सकते थे। इसमें कुछ शक नहीं कि जब से मैं इस जजीरे में आया था, मैंने अनगिनत तूफ़ान देखे थे, लेकिन ऐसा तूफ़ान पहले कभी नहीं आया था। वो तमाम चीज़ें जिनके भीग जाने और नाकारा हो जाने का अंदेशा हो सकता था, हमने महफूज करके चट्टान की खूह में छुपा दी। समंदरी तूफ़ान की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही थी।
पानी की बौछारें दीवारों से टकरा रही थी। बार बार बिजली कूदती थी। बादल गरज रहे थे। समुद्री लहरें चट्टानों से टकराकर खौफजदा करने वाला शोर मचा रही थी। ऐसे शोर और तूफान में भला कैसे नींद आ सकती है। लेकिन फ्राइडे ने मुझे कहा, मास्टर सो जाओ, मैं जागकर पहरा देता हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे नींद नहीं आ रही। आधी रात के बाद मुझे यूँ लगा कि जैसे तूफान में कुछ कमी आ गई है। देखा तो फ्राइडे गहरी नींद सो रहा था। मैं भी ऊँघने लगा और ऊँघते ऊँघते ही सो गया। जब आँख खुली तो सुबह हो रही थी। आसमान पर अभी बादल छाए हुए थे। मैंने फ्राइडे को जगाया, उठ जाओ, सुबह हो गई है, तूफान भी गुजर गया है। फ्राइडे ने आँख खोली, इधर उधर देखा। फिर मैंने सुबह का सलाम जो सिखाया था उससे सुबह का आगाज़ किया, मास्टर गुड मॉर्निंग। मैंने उसे जवाब दिया। वो उठा और सुबह का नाश्ता तैयार करने लगा। मैं केबन से बाहर निकल आया। तूफान ने जजीरे में तबाही मचा दी थी। कई दरख्त टूटे हुए गिरे पड़े थे। साहिल की रेत पर अनगिनत सीपियाँ और घोंगे बिखरे हुए थे। चट्टानों के पास 2-3 शार्क मछलियाँ मुर्दा पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वाकई रात का तूफान बहुत जालिम था। ऐसा तबाहकुन तूफान मेरे सामने तो इतने बरसों में ना आया था, जिसने जजीरे को हिलाकर रख दिया था। मैं वापस आया तो फ्राइडे नाश्ता तैयार कर चुका था। नाश्ते के बाद हम काम में जुट गए। केबन की ज़रूरी मरम्मत की। दीवार जो कई जगह से हिल गई थी, वहाँ लकड़ी के नए तख्ते बनाकर फंसा दिए। दरख्त छत पर चढ़कर इसकी मरम्मत की। शाम तक हम दोनों ही कामों में मसरूफ़ रहे। शाम के खाने के बाद से पहले मैंने 1-2 बार फिर दूरबीन लगाकर पहाड़ी पर चढ़कर समंदर को देखने लगा। समंदर पुरसुकून था। कोई जहाज़ दिखाई ना दे रहा था। मुझे ये महसूस हुआ कि बरसों के बाद मैंने जो जहाज़ देखा था, शायद वो असली जहाज़ ना था, मेरा वहम था। मैं सोचने लगा कि वो जहाज़ हकीकत था या मेरा वहम। ऐसे ख्यालों ने एक बार फिर मेरा दिल बोझल कर दिया। 3 साल और गुजर गए। मुझे इस जजीरे में रहते हुए अब 3 बरस हो गए थे। अब लंदन की गलियां और बाज़ार अपने बाप की शक्ल मेरे जहन में धुंधलाने लगी। इस अरसे में फ्राइडे को मैंने इतनी अंग्रेज़ी बोलना सिखा दी थी कि वो अब अपना मतलब बखूबी बयान कर सकता था। फ्राइडे से मैंने थोड़ी बहुत जंगली बोली सीख ली थी। इसकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जजीरा ट्रेंडेड की खलीज और फोकों में वाक़ है। फ्राइडे से मुझे ये मालूम भी हो गया कि इसके कबीले का जजीरा हमारे जजीरे से थोड़े से फासले पर ही है। एक दिन उसने मुझे बड़ी तफसील से बताया, मास्टर, हमारा कबीला बहुत पुराना है और आदमखोर है। कोई भी बाहर से आने वाला आदमी हमारे यहाँ तो बच नहीं सकता। गोरों को तो बड़े शौक से खाया जाता है, उसने बताया। इन दिनों मैं छोटा था जब एक बड़े तूफान में रास्ते से भटक कर एक जहाज़ हमारे जजीरे से आ लगा। हमारे कबीले के लोगों ने जहाज़ के हर आदमी को पकड़ लिया। हर रोज़ एक आदमी कत्ल किया जाता और उसे आग पर भूनकर खाया जाता। इस तरह 15-20 दिनों तक खूब दावत उड़ाई गई। जब मैंने फ्राइडे से पूछा कि उसने भी कभी इंसानी गोश्त खाया है, तो बिखला गया और फिर कहने लगा, मास्टर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बस 1-2 बार इंसान का भुना हुआ गोश्त खाया है। यह फिर उस दिन आपके सामने कच्चा कलेजा चबा डाला था, लेकिन शौक़ में नहीं, बस इंतकाम की वजह से। असल में मेरे बाप को इंसानी गोश्त पसंद नहीं था, इसलिए मैं भी इंसानी गोश्त को पसंद नहीं करता था। मेरे वालिद कबीले के लोगों को इंसानों का गोश्त खाने से मना करते थे, इसलिए वो लोग मेरे वालिद के मुखालिफ और दुश्मन हो गए। हमारे कबीले के आदमखोरों ने एक दूसरे कबीले के सरदार को साथ मिला लिया। उन्होंने मिलकर मेरे वालिद को कत्ल किया और उसे खा गए। मुझे गिरफ्तार करके उस जजीरे पर ले आए कि मुझे भी भून कर खा जाएं कि आपने मेरी जान बचाई। ये बात मेरी समझ में ना आई कि वो भून कर खाने के लिए इस जजीरे पे क्यों ले आए, जबकि ये काम तो वो अपने जजीरे पर भी कर सकते थे। इसलिए मैंने पूछा, फ्राइडे, मगर वो लोग तुम्हें इस जजीरे पर क्यों लाए? फ्राइडे ने जवाब दिया, मास्टर, हमारे कबीले में कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे वालिद के वफादार थे। वो मेरे वालिद को भून कर खाने के मुखालिफ थे, लेकिन बागी सरदारों ने उनकी मुखालफत की परवाह न की और मेरे वालिद को कत्ल करके भून कर खा गए। मेरे वालिद के वफादारों ने नए सरदार को समझाया कि वो मुझे कत्ल ना करे और ना ही भून कर खाए, बल्कि कश्ती में बिठाकर दूसरे जजीरे में पहुंचा दे, क्योंकि मेरा इस जजीरे में रहना, जहां नए बागी सरदार की सरदारी के ख़तरा था, वहां मेरे वालिद के वफादार समझते थे कि मैं अगर वहां रहा तो मौका पाते ही वो सरदार मुझे कत्ल करा देगा। बागी सरदार मेरे वालिद के वफादारों के सामने तो मान गए, लेकिन उसने कुछ आदमखोरों से साजिश कर ली कि वो मुझे
इस जजीरे में लाकर भूनकर खा जाएं, वो वापस आकर कबीले के लोगों को बता दें कि मुझे बाहिफाजत जिला वतन करके दूसरे जजीरे में पहुंचा दिया गया है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने फ्राइडे से पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई जिंदा है? फ्राइडे ने जवाब दिया, नहीं मास्टर साहब, मेरे ख़ानदान के एक एक फर्द को कबीले वालों ने कत्ल किया और उन्हें भूनकर खा गए। और वो कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर कहने लगा, कबीले की सरदारी का असल हकदार तो मैं हूँ, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? जजीरे में अब भी मेरे कुछ वफादार लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है। मैंने फ्राइडे का दिल रखने के लिए कहा, अगर वक्त ने साथ दिया तो हम बहुत ताकतवर फौज जमा करके तुम्हारे जजीरे पर चढ़ाई कर देंगे। जजीरे के बागी सरदार और उसके साथियों को ख़त्म करके फतह हासिल करके तुम्हें वहाँ का सरदार बना देंगे। फ्राइडे हंसते हुए कहने लगा, मास्टर, ये एक अच्छा ख्वाब है, मगर ऐसा किस तरह हो सकता है? हम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर फ्राइडे कहने लगा, मास्टर, तुम बहादुर इंसान हो। 30 बरस से तुम इस जजीरे में ज़िंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता, समंदर में डूबकर खुदकुशी कर चुका होता। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर उसे बताया, फ्राइडे मेरे भाई, मैंने ये हकीकत कबूल कर ली थी कि अब मुझे ज़िंदगी इस जजीरे में बसर करनी है। इधर कोई जहाज़ नहीं आएगा। इस वजह से मेरे अंदर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ज़िंदा रहने की ताकत पैदा हो गई है। इसके साथ साथ मैंने दिल में उम्मीद की शम्मा भी रोशन रखी कि एक न एक दिन कोई जहाज़ इस तरफ से ज़रूर गुजरेगा जो मुझे मेरे वतन वापस ले जाएगा। हाँ, ये कभी मेरे जहन में नहीं आया था कि इस जजीरे में रहते हुए मुझे 30 बरस गुजर जाएंगे, और अभी खुदा ही जानता है कितने अरसे तक यहीं मुझे रहना है और शायद यहीं मरना है। मैं खामोश हो गया। ये फ्राइडे भी कई मिनटों तक खामोश रहा। मैंने अपने जहन को झटका दिया और फ्राइडे से पूछा, क्या तुम अपने जजीरे पर वापस जाना नहीं चाहते? फ्राइडे ने बड़े उदास लहजे में कहा, मास्टर, अब मेरा वहाँ कौन है? अपने तो सारे ख़त्म हो गए। वहाँ कुछ वफादार लोग हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? एकदम इसके लहजे में गर्मी और जोश पैदा हुआ और कहने लगा, हाँ, दिल में ये आरज़ू ज़रूर है कि किसी दिन अपने दुश्मनों से बदला लूँ, वहाँ जाकर सरदार को कत्ल करके अपने माँ बाप, बहन भाइयों और लोगों का इंतकाम लूँ। मुझे एक बात सूझी और मैंने फ्राइडे से कहा, फ्राइडे, क्यों ना हम ऐसा करें कि एक बड़ी कश्ती बनाकर अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से चल दें। किसी न किसी तरह हम ट्रेंडेड के साहिल तक तो पहुँच ही जाएंगे। वहाँ पहुँच जाने की सूरत में हम वहाँ दिन रात काम करें, पैसा जमा करें, फिर किराए की सिपाही भर्ती करें, उन्हें असला देकर तुम्हारे जजीरे पर हमला कर दें। फ्राइडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मास्टर, किराए की सिपाही जमा करके फ़ौज बनाने का ख्याल दिल से निकालो। मेरे ख्याल में हमें एक बड़ी कश्ती बनाकर समंदर में निकल पड़ना चाहिए। कहीं न कहीं को तो कोई जहाज़ मिल ही जाएगा और यूँ आपको इस जजीरे से आज़ादी मिल सकती है। इसकी ये बात मेरे दिल को लगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम तो हम कल से कश्ती बनाना शुरू करते हैं। मैं हर तरह से तैयार हूँ, फ्राइडे ने जवाब दिया। इस रात हम तरह तरह के मंसूबे बनाते सो गए। मैंने एक दिलचस्प ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं लंदन पहुंच गया हूं। मेरे पास सोने से भरे हुए बड़े बड़े संदूक हैं जो जहाज़ से उतारे जा रहे हैं। लोग खुशी के नारे लगाते हुए मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। अखबारों के नुमाइंदे जमा हैं। मेरे वालिद मेरे पास खड़े खुशी से फूले नहीं समा रहे। वो बार बार मुझे प्यार करते हैं कि मैं इतने बरसों की जुदाई के बाद इतनी ज़्यादा दौलत लेकर कामयाब लौटा हूँ। फिर मेरी आँख खुल गई। सुबह हो रही थी। फ्राइडे गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसे जगा कर कहा, फ्राइडे, मैं अभी कुछ देर और सोऊंगा। तुम केबन से कुल्हाड़ा लेकर जंगल में चले जाओ और कोई ऐसा दरख्त चुनो जिससे हम एक बड़ी कश्ती बनाकर जजीरे से रवाना हो सकें। जब फ्राइडे कुल्हाड़ा उठाकर केबन से बाहर निकल गया तो मैं फिर सो गया और मैं फिर वही सुहाना ख्वाब देखना चाहता था। फ्राइडे के जाने के बाद मैं थोड़ी देर ही सोया हूँगा कि अचानक गोलियों के धमाके हुए। मेरी आंख खुल गई। मैंने सबसे पहले अपने पिस्तौल और बंदूक को देखा। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर मौजूद थीं। मैंने हैरान हुआ कि इस जजीरे में किसने गोलियां चलाई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ कोई फ़ौज आ गई है। खुशी से मैं उछला। अब मैं इस मनहूस जजीरे से जा सकता था। मैं बाहर निकलने की तैयारी ही कर रहा था कि फ्राइडे हाँफता काँपता ऊपर आ गया। उसने जल्दी बताया कि मास्टर 2 कश्तियों पर समंदरी डाकू जजीरे में आए थे। उन्होंने गोरे मल्लाहों को साहिल पर लाकर गोलियों से उड़ा दिया और फिर वापस चले गए। मैं तेज़ी से भागने लगा। फ्राइडे भी मेरा पीछे
पीछे भाग रहा था। हम दोनों साहिल पर पहुंचे। सबसे पहले मैंने एक स्याह बादबानों वाला जहाज़ देखा जो साहिल से काफ़ी फासले पर समंदर में खड़ा था। इसके ऊंचे मस्तौल पर इंसानी खोपड़ी वाला समुद्री डाकुओं का स्याह झंडा लहराता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। दो कश्तियां साहिल को छोड़कर तेजी से जहाज की तरफ जाती दिखाई दी। इन कश्तियों में समुद्री डाकू बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सरों पर लाल रंग के रुमाल बांध रखे थे और कानों में मुंदरे पहने हुए थे जो धूप में लश्कारे मार रहे थे। इस मनहूस जजीरे से निकलने की ज़बरदस्त ख्वाहिश ने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे ये भी याद न रहा कि बहरी डाकू किसी अजनबी को एक लम्हे के लिए भी अपने जहाज़ पर आने की इजाज़त नहीं देते और अजनबी को कत्ल कर देते हैं। मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए समंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं मदद मदद पुकारने लगा। हालांकि डाकुओं की कश्तियां साहिल से बहुत दूर निकल गई थीं। फ्राइडे भी मेरे पीछे भाग रहा था। डाकुओं ने हम दोनों को जंगली इंसान समझा होगा और रेत पर भागते देख लिया था। उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। फ्राइडे ने मुझे धक्का दिया और रेत पर गिरा दिया। डाकुओं की गोलियां हमारे सरों के ऊपर से सनसनाते हुए गुजरी। मेरे अंदर आज़ाद होने की आरजू इस जजीरे से निजात हासिल करने की तरफ इतनी शदीद हो गई थी कि मैंने फ्राइडे को पीछे हटाया, रेत से उठा और फिर समंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। समंदर का पानी अब मेरे घुटनों तक पहुंच गया था। मैं ज़ोर से हाथ हिलाकर चीख रहा था, खुदा के लिए मुझे इस दोज़ख से ले चलो। मैं 30 बरसों से यहाँ सड़ रहा हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे जहाज़ पर गोली मार देना, लेकिन खुदा के लिए इस जजीरे से ले चलो। मुझे एक बार अपने जहाज़ पर सवार कर लो। समुद्री डाकुओं ने कहकहे लगाए और इसके साथ गोलियां चला दी जो मेरे आसपास इधर उधर गिरने लगी। फिर वो कश्तियों से उतरे, जहाज़ पर सवार हुए और कश्तियों को रस्सों के ज़रिए ऊपर उठा लिया गया। और फिर मेरी सोगवार आंखों ने जहाज़ को लंगर उठाते देखा। जहाज़ चल दिया और मैं खड़ा देखता ही रह गया। मैं वहीं खड़ा रहा। जहाज़ दूर होता चला गया, हत्ता कि वो एक धब्बा सा बनकर रह गया और फिर आंखों के सामने से गायब हो गया। फ्राइडे ने मुझे होश में आने के लिए कहा और याद दिलाया कि 3 गोरे मल्लाह समंदर के किनारों पर पड़े हुए, जिन्हें इन डाकुओं ने समंदर के किनारे पर लाकर गोली मार दी थी। मैं तेज तेज चलता साहिल पर इन तीनों लाशों के करीब पहुंचा। वो तीनों सियाह फाम थे। इनमें से 2 मर चुके थे। गोलियां इनसे दिल के पार हो गई थीं। अलबत्ता एक शख्स में अभी कुछ सांस बाकी रह गई थी। मैं इस पर झुका, उससे पूछा, कौन हो तुम? अंग्रेज़ हो? मरने वाला मल्लाह चंद घड़ियों का मेहमान था। उसके बाल सुर्ख और नाक मुड़ी हुई थी। उसने कप्तान की वर्दी पहनी हुई थी जो खून में भीगी हुई थी। उसने रुक रुक कर लड़खड़ाती जुबान में मुझे बताया कि वो फ्रांसीसी जहाज़ का कप्तान है। जहाज़ पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया और उसे गर्क कर दिया। सारा माल लूट कर अपने जहाज़ पर ले गए। तमाम मुसाफिरों को जहाज़ के साथ ही डुबो दिया गया। वो मर रहा था। मैंने चिल्लाकर पूछा, ये जजीरा किस खलीज में है? क्या यह ट्रिनिटी की खलीज है? फ्रांसीसी कप्तान ने आहिस्ता से सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो मर गया। मरते मरते उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये ट्रिनिटी की खलीज है। इसका मतलब ये था कि अगर मैं हौसला करके समंदर में निकल पड़ता तो एक न एक दिन ट्रिनिटी पहुंच ही सकता था। मैंने फ्राइडे से कहा, इन लाशों की तलाशी लो, शायद कोई काम की चीज़ निकल आए। इन तीनों से हमें पिस्तौल मिले। गोलियों की पट्टियां भी मिल गईं जो इनके जिस्मों के साथ बंधी थी। हैरत है कि डाकुओं ने इनके पिस्तौलों और गोलियों को क्यों न लिया था। हमने इनकी जेबों की तलाशी ली। एक पेंसिल, एक चाकू, सिगरेटों का एक पैकेट और एक बड़ी दिया सलाई की डिब्बियाँ मिली। ये सारी चीज़ें हमने कब्जे में ले लीं और फिर उन्हें वहीं गड्ढे खोद कर वर्दियों समेत दफना दिया और कब्रों पर लकड़ी की स्लीबें भी गाड़ दी। केबन में वापस आकर मैंने गोलियां और 3 पिस्तौल संभाल कर रखे। गोलियां बहुत बड़ी तादाद में थी। हमने एक एक सिगरेट सुलगाया। सिगरेट बहुत उम्दा थे और मुझे लंदन याद आ गया तो दिल उदास हो गया। मैंने कश लगाते हुए फ्राइडे से कहा, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। अगर हम बड़ी कश्ती में सवार होकर यहाँ से निकलें तो किसी दिन ट्रिनिटी ज़रूर पहुँच सकते हैं। फ्राइडे ने जवाब दिया, मैंने एक ऐसे दरख्त को तलाश करके निशान लगा दिया है जिससे एक मजबूत और बड़ी कश्ती बन सकती है। दूसरे दिन से हमने इस दरख्त को काट कर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद हमें इसके तख्ते काट कर एक मजबूत कश्ती तैयार करनी थी। हम इस जजीरे से निकलने का पुख्ता अज़म कर चुके थे। हम पूरा दिन कश्ती की तैयारी पर काम करने लगे। हमारा काम बहुत मुश्किल था। लोहे की कील थे ना मेखी, इसलिए
हमें लकड़ी की मेखें बनानी पड़ी और उन्हें ठोंक कर ही तख्तों को जोड़ते थे। पूरा एक हफ्ता गुजर गया और हमने आधी कश्ती बनाई। फ्राइडे कश्ती बनाने में मेरा बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा था। वो इस जजीरे से आज़ादी हासिल करके किसी बड़े जदीद शहर को देखने के लिए बेचैन था। वो सारा सारा दिन मेरे साथ काम में लगा रहता। एक महीने में कश्ती निस्फ से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी थी। हमने कश्ती में ढलवानी छत का साइबान भी बनाया हुआ था, क्योंकि इस तरह हम बारिश से महफूज रह सकते थे और धूप से भी। वो लोग जिन्होंने ऐसे समंदरों का सफ़र किया वो जानते हैं कि समंदर की धूप कितनी गर्म और नाकाबिल बर्दाश्त होती है। पानी से भाप उड़ने लगती है, अगर साया ना हो तो धूप झुलसा देती है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठा तो अपने आप को बहुत थका हो पाया। रात मैंने जजीरे का चक्कर भी लगाया था और सारा दिन कश्ती पर काम भी करता रहा था, इसलिए मैं बहुत थका मांदा था। फ्राइडे ने ऊंची आवाज़ में मुझे सुबह का सलाम किया तो मैंने उसे आधी खुली आंखों से देखा। नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थी। फ्राइडे मुस्कुराता हुआ कश्ती पर काम करने चला गया और रस्सी की सीढ़ी ऊपर उछाल दी। मैं फिर सो गया। मेरा ख्याल है कि कोई घंटा भर सोया हूँगा कि तोते की शोर की वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैं आंखें मलता उठा। तोता टें करता रहा। मैं समझ गया कि इसे भूख लगी है, इसलिए जब मैंने उसे खाने को रोटी और अंगूर दिए तो वो रग़बत से खाने लगा और खामोश हो गया। मैंने कुत्ते को भी रोटी और दूध दिया, खुद भी थोड़ा बहुत नाश्ता किया। फिर पिस्तौल और दूरबीन लेकर केबन से निकल आया। बाहर आते ही मैंने रस्सी की सीढ़ी को एक दरख्त से बांध दिया था। अब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि फ्राइडे वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं उसे जाकर बता दूंगा कि आज मेरा काम करने का मूड नहीं, वो अकेला ही काम करे। यूँ मैं चलता हुआ इस घने दरख्त की तरफ चल दिया जिसके साए में हमने कश्ती बना रहे थे। फ्राइडे वहाँ नहीं था, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने सोचा फ्राइडे चश्मे पर पानी पीने चला गया होगा और लकड़ी में मेखें ठोकने लगा। जब लगभग एक घंटा गुजर गया और फ्राइडे वापस ना आया तो मैं परेशान हो गया कि आखिर फ्राइडे कहाँ चला गया, अब तक वापस क्यों नहीं आया। मैं तेज चलता हुआ चश्मे पर पहुंचा, लेकिन फ्राइडे वहाँ नहीं था। ये सोचकर कि वो केबन से कोई चीज़ लेने ना गया हो, मैंने केबन का रुख किया, मगर केबन में भी वो ना मिला तो मेरी परेशानी बढ़ गई। मैंने पूरे जजीरे में उसे तलाश किया, ऊंची आवाज़ में उसे बार बार पुकारा, मगर जंगल में मेरी आवाज़ ही गूंजती रह गई। कोई जवाब ना मिल सका। या खुदा, फ्राइडे कहाँ चला गया, क्या हुआ उसे? इसे तलाश करता जब मैं जजीरे के मगरबी किनारे की तरफ गया तो वहाँ ताज़ा कदमों के निशान देखकर मेरा दिल धक से रह गया। ये 6-7 आदमियों के कदमों के निशान थे और बिल्कुल ताज़ा थे। कदमों के ये निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं इनके पीछे पीछे चला। फिर ये निशान समंदर के किनारे तक आ गए और फिर एक ख्याल आया और मैं कांप कर रह गया। कहीं फ्राइडे को आदमखोर अगवा करके तो नहीं ले गए। कदमों के निशानात ने मेरे शुबे को यकीन में बदल दिया। कदमों के निशानात में फ्राइडे के कदमों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। कदमों के निशानात से पता चलता था कि फ्राइडे को घसीट कर ले जाया गया था। दिल में ख्याल आया कि फ्राइडे ने चीख कर मुझे क्यों ना पुकारा, तो इसका जवाब भी खुद ही मिल गया कि आदमखोरों ने इसका मुंह बंद कर दिया होगा। साहिल पर कश्ती घसीटने के निशानात भी साफ दिखाई दे रहे थे कि फ्राइडे को अगवा कर लिया गया था। इसका अगवा मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। वो मेरा साथी था, मैं इसे भाइयों की तरह चाहने लगा और वो मेरा वफादार था। इसकी ज़िंदगी को ख़तरा था, वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर दिल में ख्याल आया कि वो इसे यहाँ भी कत्ल करके भून के खा सकते थे। कोई ख़ास वजह होगी कि उसे अपने साथ लेके गए हों। मुमकिन है कि उनका ख्याल हो कि अगर उन्होंने जजीरे में आग लगाई तो इसके धुएं से मुझे खबर हो सकती थी और मैं इनको बंदूक से कत्ल कर सकता था। अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। फ्राइडे को आदमखोर अगवा करके अपने साथ ले गए थे। मैं केबन में वापस आ गया और अंदर पहुंचकर सीढ़ी ऊपर खींचकर एक कोने में बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते दोपहर ढलने लगी। मैंने कुछ रोटी खाई और बाहर निकल आया। समंदर के किनारे टहलने लगा। मेरा तोता मेरे कंधे पर बैठा था। कुत्ता साथ साथ चल रहा था। गले में पिस्तौल और दूरबीन लटकी हुई थी। पेटी में शिकारी चाकू था।
सर पर खाल की बनी छतरी तान रखी थी। मैं सोचने लगा, किस्मत ने मुझे अभी कितनी तकलीफ़ें और पहुंचानी है। मैं कब तक यहाँ कैद रहूँगा। फ्राइडे ने मेरी ज़िंदगी को को तन्हाई से निजात दिलवाई थी। वो मेरे सारे काम करता था, अब उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। मैं समंदर के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने समंदर फैला हुआ था। लहरें आती और किनारे को चूम कर वापस चली जाती। मैंने तसव्वुर में देखा कि वाशी आदमखोर फ्राइडे को आग पर भून कर खा रहे हैं। ये ख्याली मंजर इतना तकलीफ दे था कि मैं एकदम उठ खड़ा हो गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा रहूँगा, बल्कि हर कीमत पर फ्राइडे की जान बचाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास बंदूक और गोलियाँ थी। वो आदमखोर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैंने अपने आप से कहा, फ्राइडे को बचाने के लिए आदमखोरों के जजीरे में जाना होगा। मेरे दिल ने ही मुझे जवाब दिया, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, फ्राइडे को बचाऊँगा। मैं तेज़ तेज़ चलता केबन में पहुँचा। मेरे लिए मुनासिब वक़्त भी था कि मैं रात के वक़्त जजीरे से रुखसत होता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आदमखोरों को मेरी रवानगी का इल्म हो। मैंने तैयारी शुरू कर दी। 5 पिस्तौल भरकर गले में लटका ली, बंदूक भी तैयार कर ली, दूरबीन भी साथ रखी और अपनी छोटी कश्ती में सवार होकर समंदर में उतर आया और इस सिमत कश्ती खींचने लगा जिस तरफ इशारा करके मुझे फ्राइडे ने बताया था कि इसका जजीरा इस सिमत में वाक़ है। समंदर पुरसुकून था, सोया सोया लग रहा था। आसमान पर अनगिनत सितारे चमक रहे थे। मेरे चप्पुओं की छपक छपक की आवाज़ खामोशी में दूर तक गूंज रही थी। मैं इससे पहले कि कभी फ्राइडे के जजीरे में नहीं गया था और ना ही मुझे इसका सही पता ही मालूम था। मैं ये चाहता था कि रात के वक़्त ही इस जजीरे तक पहुंच जाऊं। दिन की रोशनी में आदमखोर मुझे देख सकते थे और मेरे और फ्राइडे के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर सकते थे। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। ये भी सोचता रहा कि आदमखोर फ्राइडे को किसी दूसरे जजीरे में ले गए हों तो मेरी कश्ती अब जजीरे से खासी दूर आ गई थी। मुझे कश्ती खींचते आधी रात हो गई थी। बार बार दिल में ये अंदेशा जन्म लेता कि मैं किसी गलत सीमत की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। मेरी कश्ती छोटी और कमज़ोर थी। मैं उसे खुले समंदर में लेकर नहीं जा सकता था। इस तरह तो मैं खुद अपनी मौत को दावत देता। ये कश्ती तो बस 30-40 मीलों के दरमियान ही पुरसुकून समंदर में सफ़र कर सकती थी। खुले समंदर में इसके लिए ऊंची और ताकतवर लहरों का मुकाबला करना मुमकिन न था। यही वजह थी कि बार बार मैं चौंकता देखता कि कहीं कश्ती खुले समंदर की तरफ तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि इसमें मेरी मौत थी। अचानक मेरी नज़र मशरिक़ की तरफ पड़ी। दूर मुझे रोशनी नज़र आई। इसका मतलब था कि उधर कोई जजीरा है जिसमें किसी जगह आग जल रही है। मैं सोचने लगा, मुमकिन है यही जजीरा फ्राइडे का जजीरा हो। मैं गौर से उस रोशनी को देखता रहा। बहरहाल कश्ती इस तरफ जा रही थी और रोशनी करीब आ रही थी। इसके साथ साथ घने दरख्त भी नज़र आने लगे जो किसी जजीरे के साहिल पर ही हो सकते थे। अब कश्ती में मैं दिखाई भी दे सकता था, इसलिए मैं कश्ती में लेट कर चप्पू चलाने लगा। मुझे इल्म था कि अगर मैं अंधेरे में साफ साफ देख लेता हूँ तो मेरी तरह कई आदमखोर भी अंधेरे में देखने के आदी होंगे और फिर ये भी हो सकता है कि जजीरे के आदमखोर रात को चौकीदारी भी करते हों और आने जाने वालों पर नज़र भी रखते हों। मैं कश्ती को मशरक़ी किनारे की तरफ ले गया। ये किनारा घने दरख्तों से भरा हुआ था। मुझे अब यकीन हो गया कि ये एक आबाद जजीरा है। वो आग जो मैंने दूर से देखी थी वो एक झोपड़ी के बाहर जल रही थी। मेरे लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल न रहा कि झोंपड़ी दरअसल निगरानी की चौकी थी। कोई न कोई शख्स ज़रूर पहरा दे रहा होगा। कश्ती को किनारे पर खींचकर मैं इसे खामोशी से खींचता एक चट्टान की खूह में ले गया जहाँ समंदर की बेलें उगी हुई थी। दोनों हाथों में पिस्तौल थामे मैं दबे पांव इस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। मेरा पहला काम ये था कि मुझे ये मालूम करना था कि क्या मैं इसी जजीरे में आया हूँ जो फ्राइडे का जजीरा है और जहाँ मेरे ख्याल के मुताबिक उसे अगवा करके लाया गया होगा। एक इत्मीनान मुझे भी हासिल था कि अगर ये जजीरा फ्राइडे ही का जजीरा निकला तो फिर उनके लोगों की ज़ुबान न सिर्फ समझ सकता हूँ बल्कि ख़ुद भी उनकी ज़ुबान आसानी से बोल सकता हूँ।
ये एक खूबसूरत और पुरस्कार मंजर था। रात गहरी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, उनकी रोशनी धीमी थी, समंदर पुरसुकून था। मैं किनारे के दरख्तों के नीचे झुककर आगे बढ़ रहा था और फिर मैं इस झोपड़ी के अकब में इसके बहुत करीब आ गया था। आग का छोटा सा अलाव जल रहा था। एक नंगा आदमखोर घुटनों में सर दिए ऊँग रहा था। एक सुनसान जजीरे में बरसा बरस अकेले रहने की वजह से मैं बेआवाज़ चलने में पूरी महारत हासिल कर चुका था, इसलिए बेआवाज़ चलता हुआ झोपड़ी के अकब में गया। मैं देखना चाहता था कि क्या कोई झोपड़ी के अंदर भी है या झोपड़ी खाली है। झोपड़ी की घास की बनी दीवार के साथ खड़े होकर मैंने थोड़ी सी घास एक तरफ करके देखा। अंदर तारीकी थी। तारीकी में देखने वाली मेरी आंखों ने जल्दी देख लिया कि झोपड़ी में पानी के एक घड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि बाहर आग के अलाव के पास ऊँघने वाला आदमखोर अकेला ही पहरा दे रहा था। इसलिए अकेले आदमखोर को काबू करना मेरे लिए मुश्किल ना था। इस वक्त पिस्तौल चलाने के हक में नहीं था, क्योंकि पिस्तौल के धमाके के नतीजे में बहुत से आदमखोर मुकाबले में आ सकते थे। मैं ज़मीन पर मुंह के बल लेट कर समंदरी कीड़े की तरह रेंगते हुए आदमखोर की तरफ बढ़ने लगा। पिस्तौल मेरे गले में लटकी हुई थी। दोनों हाथों में बकरी की खाल की बनी रस्सी पकड़ी हुई थी। वाशी आदमखोर गहरी नींद सो रहा था, इसे कुछ खबर न हुई। हालांकि मैं जानता था कि ये जंगली मामूली सी आहट पर चौंक जाते हैं। मैंने तेज़ी से वो रस्सी इसके गले में डाली। इससे इतना मरोड़ा कि जंगली आदमखोर की आंखें बाहर निकल आई और उसने बेहद वहशत से मेरी तरफ देखा। मैं उसे घसीटता हुआ झोंपड़ी के अंदर ले गया। इसका गला रस्सी से इस हद तक दबा रखा था कि इसके हलक से आवाज़ नहीं निकल सकती थी। झोंपड़ी के अंदर ले जाकर मैंने रस्सी की गिरफ्त मामूली सी ढीली की और इसके कान के करीब अपना मुंह ले जाकर कहा, आज तुम साथ वाले जजीरे से एक लड़के को अगवा करके लाए हो। उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, और इससे पहले कि वो चीखने की कोशिश करता, मैंने रस्सी कसकर पिस्तौल उसकी कनपटी पर रखते हुए कहा, ये वो चीज़ है जो आग उगलती है, धमाका होता है और इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खामोश बैठे रहो। इधर देखो, मेरे पास ऐसे कितने ही पिस्तौल हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे सब साथियों को आसानी से हलाक कर सकता हूँ। मुझे बताओ वो लड़का कहाँ है? कहीं तुम्हारे साथियों ने इसे भून कर तो नहीं खा लिया? उसने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। मेरे बदतरीन अंदेशे गलत साबित हुए तो मैं बहुत खुश हुआ। फ्राइडे अभी तक जिंदा था, इसे बचाया जा सकता था। मुझे बताओ वो किस झोंपड़ी में कैद है, कहाँ है? जंगली पहरेदार अब खौफजदा हो चुका था। वो अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे बता दिया कि फ्राइडे को जंगल के अंदर सरदार की बड़ी झोपड़ी के पीछे एक झोपड़ी में कैद रखा गया है, जहां हर वक्त 2 आदमखोर पहरा देते हैं और इनके पास छुरे और 3 कमान हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि फ्राइडे को अभी तक इसलिए कत्ल नहीं किया गया कि कुछ दिनों के बाद किसी देवता का त्यौहार है और सरदार उस त्यौहार के दिन फ्राइडे का खून और गोश्त देवता के हजूर बतौर नजराना पेश करना चाहता है। इस खबर से मेरे इत्मीनान में मज़ीद इजाफा हुआ। अब मेरे पास इतना वक्त था कि मैं फ्राइडे को आज़ाद कराने की कोशिश कर सकूं, लेकिन इससे पहले मुझे इस पहरेदार आदमखोर को ठिकाने लगाना था, क्योंकि बच जाने की सूरत में यह अपने सरदार और कबीले को मेरे बारे में बता सकता था। मैंने इससे पूछा, तुम अब तक कितने इंसानों को हलाक करके उनका गोश्त खा चुके हो? उसने इशारों में जवाब दिया, मैं 12 इंसानों का गोश्त खा चुका हूँ। मेरे लिए इस आदमखोर को कत्ल करने का माकूल सबब मौजूद था। मैंने इसके सर पर बड़े ज़ोर से पिस्तौल का दस्ता मारा। वो बेहोश हो गया। उसे घसीटकर मैं समंदर के किनारे ले गया और फिर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर उसे धकेलकर गहरे समंदर में खाई में गिरा दिया। वो बच नहीं सकता था।